हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ CIB रिटेल बैंकिंग के यूनिट 7 को, जिसमें हम लोग देखेंगे जो एसेट प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 6 यूनिट तक कर लिया है। अब देखते हैं यूनिट 7। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे होम लोन, ऑटो लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन और जो रिटेल लोन्स हैं दोस्तों, इनकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग होम लोन से। अब होम लोन के दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो कोई भी इंडिविजुअल या मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी इंडिविजुअल भी ले सकता है या कोई अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया है उसका मेंबर ले सकता है। इंडिविजुअल शुड हैव रेगुलर इनकम, जो भी हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई करेगा उसके बाद रेगुलर इनकम होना चाहिए। अब वो रेगुलर इनकम चाहे सर्विस से हो, चाहे एग्रीकल्चर से हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। ठीक है दोस्तों, तो रेगुलर इनकम होना ज़रूरी है। दूसरा है इन केस ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, उसका मिनिमम 3 ईयर कन्फर्म सर्विस होना चाहिए। मिनिमम 3 ईयर कन्फर्म सर्विस। ठीक है दोस्तों, ये होना चाहिए सब। दूसरा है अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल है, बिजनेस पर्सनल है, तो उसको एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। 3 ईयर यहाँ भी है, सर्विस में भी है, 3 ईयर कन्फर्म सर्विस। इन केस ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस पर्सनल, मिनिमम 3 ईयर स्टैंडिंग इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड इज नेसेसरी। ठीक है दोस्तों, वही बातें हो गई। अप्लीकेंट शुड नॉट बी enjoying एनी क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम सेम पर्पज। ठीक है दोस्तों, तो जो अप्लीकेंट है वो सेम हाउसिंग लोन के लिए और कहीं से अप्लाई नहीं किया होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक ही बार उसको हाउसिंग लोन होगा। उसके बाद दोस्तों वो कहीं से किसी भी बैंक का डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये होता है ओन हाउस। अप्लीकेंट हु ओन अ हाउस इन द नेम ऑफ सेल्फ और स्पाउस और माइनर चिल्ड्रेन आर आल्सो एलिजिबल। ठीक है दोस्तों, जिसके नाम से घर है ऑलरेडी, फिर से वो होम लोन ले सकता है। अप्लीकेंट शुड नॉट बी मोर देन 60 ईयर ऑफ एज। हाउसिंग लोन लेने के लिए दोस्तों जनरली 60 ईयर तक का मैक्सिमम एज लिया जाता है दोस्तों। उसके बाद रीपेमेंट पीरियड हो जाता है कब। पर्पज क्या है दोस्तों, फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन एंड रिन्यूअल हाउस, फ्लैट एंड अदर एक्सटेंशन ऑफ ऑलरेडी ओन्ड हाउस। मतलब नया घर बनाने के लिए, हाँ, हाउस कंस्ट्रक्शन, लैंड खरीदने के लिए, और जो ओल्ड हाउस है उसका रेनोवेशन के लिए भी मिलता है दोस्तों। इन केस ऑफ ओल्ड हाउस फ्लैट, द एज ऑफ द हाउस फ्लैट शुड नॉट बी मोर देन 15 ईयर। 15 साल से पुराने घर को आप नहीं खरीद सकते लोन के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अब अमाउंट, मैनी बैंक ऑफर हाउसिंग लोन फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल अप टू 50 लाख। जो इंडिविजुअल रेजिडेंट हैं उनको अप टू 50 लाख देते हैं। फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल लोन अप टू 2 करोड़ भी देते हैं। लोन इज फिक्स्ड बेस्ड ऑन द एज एंड रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द एप्लीकेंट। लोन का जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों, कितना लोन दिया जाए, ये डिपेंड करता है रीपेमेंट कैपेसिटी। रीपेमेंट कैपेसिटी कितना है बारोवर की, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको लोन कितना दिया जा सकता है दोस्तों। मार्जिन होता है दोस्तों, एटलीस्ट 20% मार्जिन लिया जाता है। सिक्योरिटी तो मॉर्गेज करा देते हैं जो प्रॉपर्टी पे लोन दे रहे हैं। लैंड शुड बी इन द नेम ऑफ अप्लीकेंट जॉइंटली विद द स्पाउस विथ शुड बी को ऑब्लिगेंट। ठीक है दोस्तों, तो 20% ही हो गया, मॉर्गेज हो गया। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है सेल्फ के नाम से होना चाहिए, जिसके नाम से लोन कर रहे हो, या वाइफ के नाम से तो जॉइंटली उसको को बारोवर बनाना पड़ेगा। डिस्बर्समेंट, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस द डिस्बर्समेंट विल बी स्टेजेस बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस इन कंस्ट्रक्शन। अगर नया घर बनाने के लिए आप दे रहे हैं तो कई स्टेजेस में डिस्बर्समेंट होता है। क्योंकि दोस्तों जैसे अभी प्लिंथ लेवल तक हो गया, फिर वॉल उसकी खड़ी हो गई, फिर उसका छत पड़ गया, फिर प्लास्टरिंग एंड फिनिशिंग, तो इस तरह से स्टेज डिवाइड करके उसको दिया जाता है दोस्तों।
उसके बाद आता है दोस्तों मोरेटोरियम, हॉलीडे पीरियड अप टू 18 मंथ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, 3 मंथ परचेज ऑफ हाउस। 18 महीने तक दिया जा सकता है जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और 3 महीने दिया जा सकता है जो खरीद रहे हैं फ्लैट। ये मोरेटोरियम क्या होता है दोस्तों? मोरेटोरियम होता है जैसे आपने हाउसिंग लोन लिया तो उसको बनने में टाइम लगेगा दोस्तों, तो जब तक आपका हाउस बनता है तब तक जो है बैंक अपना ईएमआई नहीं लेगा दोस्तों। जो इंटरेस्ट लगता है उसको एक अलग जीएल सब खाते में रखते जाएंगे। उसके बाद जैसे ही डिमांड होगा 1 साल बाद, या जो भी मोरेटोरियम देना चाहते हो, तो अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो एटलीस्ट 18 मंथ दिया जाता है मैक्सिमम, एटलीस्ट नहीं मैक्सिमम। एंड परचेज कर रहे हो हाउस तो आप इसको 3 मंथ का मोरेटोरियम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। प्रीपेमेंट इशू, सम बैंक वही है दोस्तों, कुछ बैंक जो हैं प्रीपेमेंट का चार्ज लगाते हैं, और ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक में ये चार्ज अब ख़त्म कर दिए गए हैं दोस्तों। रीपेमेंट कलेक्शन, नॉर्मली रीपेमेंट इन 15 से 20 साल, 15 से 20 साल का टेनर होता है पेमेंट करने के लिए दोस्तों, 15 ईयर से 20 साल तक। हाँ, रीपेमेंट पीरियड स्टार्ट फ्रॉम इवन 5 ईयर। हाँ, मतलब 5 साल में भी उसको रीपेमेंट पीरियड दे सकते हैं, मैक्सिमम 25 साल भी दे रहे हैं कुछ बैंक। ठीक है दोस्तों। इन केस ऑफ फिक्स रेट लोन, जो फिक्स रेट के लोन हैं उनमें मैक्सिमम 10 साल का रीपेमेंट पीरियड देते हैं। प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट डिपेंड ऑन साइज ऑफ लोन एंड रीपेमेंट पीरियड, और कुछ बैंकों में इसको सिविल के ऊपर आधारित कर दिया है दोस्तों। इंटरेस्ट रेट जो है 8 से 12%, लेकिन इन दिनों इंटरेस्ट रेट हाउसिंग पे कम हो गया है दोस्तों, ये 7.5 या 7% भी कुछ बैंक ऑफर कर रहे हैं। इन केस ऑफ फ्लोटिंग रेट वेरीज विद द बैंक्स प्राइम लैंडिंग रेट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इन केस ऑफ फिक्स्ड रेट, ये तो दोस्तों फ्लोटिंग एंड फिक्स रेट का ये है, आ जाता है। उसके बाद प्रोसेसिंग चार्ज होता है दोस्तों, देखें प्रोसेसिंग चार्ज वेरीज 0.5% टू 1%। अब बैंक के ऊपर डिपेंड है कि कौन कितना चार्ज कर रहा है दोस्तों। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा दोस्तों, इसमें हम लोगों ने देखा कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है जिसका रेगुलर इनकम हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, प्रोफेशनल, ट्रेड, बिजनेस हो, सैलरी पर्सन हो। सैलरी वाला है तो एटलीस्ट 3 ईयर कन्फर्म सर्विस चाहिए, और कोई सेल्फ बिजनेस कर रहा है तो एटलीस्ट 3 ईयर स्टैंडिंग होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद क्या है, अप्लीकेंट किसी और जगह से सेम पर्पज़ के लिए लोन नहीं लिया होना चाहिए, और डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके नाम से प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है। पर्पज़ क्या है दोस्तों? तो पर्पज़ वही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ होम एंड लैंड परचेज करेंगे होम का, और फ्लैट खरीदने के लिए। ठीक है दोस्तों। रीपेमेंट पीरियड होता है 5 साल से 25 साल तक कह सकते हैं दोस्तों। नॉर्मली 10 to 15 ईयर दिया जाता है। मार्जिन 20% होता है दोस्तों। ठीक है, एटलीस्ट 20%। ये भी डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। सिक्योरिटी क्या क्या लेंगे? मॉर्गेज कराएंगे दोस्तों। उसके बाद अगर जो है प्रॉपर्टी है वाइफ के नाम से है तो उसको ज्वाइंट या को बारोवर बना देंगे। डिस्पर्समेंट होता है दोस्तों, ये फेज वाइज होता है। हाँ, हाउस खरीदने के लिए और हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए फेज वाइज होता है, और एटलीस्ट 3 to 4 फेज में इसको डिस्पर्स करते हैं। और फ्लैट परचेज के लिए दोस्तों सिंगल डिस्पर्समेंट होता है। ठीक है दोस्तों। मोरेटोरियम अगर घर बना रहे हैं दोस्तों तो मैक्सिमम 18 महीने दे सकते हैं, और फ्लैट है तो 3 मंथ का मोरेटोरियम पीरियड दे सकते हैं। प्रीपेमेंट इशू, अब बहुत कुछ बैंक जो है अभी प्रीपेमेंट चार्ज लगाते हैं दोस्तों, लेकिन मैक्सिमम जो PSUs हैं वो प्रीपेमेंट चार्ज ख़त्म कर दिए हैं दोस्तों। रीपेमेंट या कलेक्शन पहले ही बता दिया, जनरली 10 से 15 साल में ये होता है, लेकिन एटलीस्ट 5 से 25 साल भी मैक्सिमम में कुछ बैंक करते हैं। ठीक है दोस्तों। इंटरेस्ट रेट नॉर्मली 8 से 12% होता है दोस्तों, लेकिन प्रेजेंट सिनारियो में अभी ये 7 and 7.5 भी बहुत सारे बैंक
ऑफ़र कर रहे हैं, 7 और 7.5 भी ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा होम लोन। अब आता है दूसरा है दोस्तों होम इम्प्रूवमेंट लोन। सेम वही है, एलिजिबिलिटी भी लगभग वही है दोस्तों। इंडिविजुअल ग्रुप, इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल्स टू हैव रेगुलर इनकम, सेम सारी वही चीज़ें हैं दोस्तों, इसमें कुछ नया नहीं है। देखें पर्पज क्या है इसमें, उसमें तो कंस्ट्रक्शन था, नया फ्लैट खरीदना। इसमें क्या है, फॉर रिपेयर, रिनोवेशन, अपग्रेडेशन, पेंटिंग एंड अदर रिपेयर, इसके लिए लिया जाता है दोस्तों। इसका मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख रुपए है और जो बड़े लोग हैं उनको 10 लाख रुपए तक का भी दिया जाता है। मार्जिन 20 से 50% बैंक के रजिस्ट्रेशन के ऊपर है। सिक्योरिटी इक्विटेबल मॉर्गेज किया जाता है दोस्तों। डिस्पर्समेंट डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ रिपेयर। ठीक है दोस्तों, नॉर्मली एक साथ भी कर सकते हैं और फेज में भी कर सकते हैं। मॉरेटोरियम, इसमें 3 महीने का मॉरेटोरियम दिया जाता है। रीपेमेंट मैक्सिमम 10 साल का समय होता है दोस्तों। अब आता है होम डेकर लोन। एलिजिबिलिटी वही सारे हैं दोस्तों जो पहले थी। उसके बाद आता है पर्पज़ में देखें फर्निशिंग द हाउस फ्लैट, ये फर्निशिंग के लिए है दोस्तों। अमाउंट मैक्सिमम 5 लाख और कुछ बैंक जो है इसको 10 लाख तक भी दे रहे हैं। मार्जिन 20 से 50%। सिक्योरिटी इक्विटेबल मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा दोस्तों। डिस्पर्समेंट डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ रिपेयर। मोटोरियम 3 मंथ, इसमें भी रीपेमेंट 10 ईयर। ठीक है दोस्तों, ये होम डेकोर लोन हो गया। अब इसके बाद आता है दोस्तों ऑटो या व्हीकल लोन। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके बाद आता है दोस्तों ऑटो स्ट्रोक व्हीकल लोन। इसमें दोस्तों 2 तरह के लोन होते हैं। एक तो होते हैं पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं दोस्तों, और एक कमर्शियल व्हीकल के लिए होते हैं। जो पर्सनल यूज़ के लिए है दोस्तों उसको रजिस्ट्रेशन पर्सनल व्हीकल के रूप में कराया जाएगा, और कमर्शियल वाले का दोस्तों कमर्शियल यूज़ के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इसमें होता है दोस्तों, इसमें अब देखें अलग अलग बैंकों के अलग अलग पॉलिसी है इस कार लोन से रिलेटेड दोस्तों। कुछ लोग जो हैं कार लोन को मार्जिन ज़्यादा ले रहे हैं, कुछ लोग एकदम कम ले रहे हैं दोस्तों। अब इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इंडिविजुअल इन कंफर्म सर्विस इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रिप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है दोस्तों, देख लिए। इसके आगे आता है प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, बिजनेस पीपल भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन केस ऑफ एम्प्लॉयड पीपल टेक होम पे नॉट लेस देन 50% ऑफ ग्रॉस सैलरी। ये होता है दोस्तों टेक होम पे, मतलब घर का खर्च। और जैसे मान लो आपकी सैलरी 50,000 है दोस्तों, तो अब इसमें एटलीस्ट 25,000 घर चलाने के लिए उसको निकाल के तब बचा कितना, 25,000 बचा दोस्तों। इस पे हम लोग इसका एलिजिबिलिटी निकालते हैं दोस्तों। पर्पज़ क्या है, पर्पज़ है दोस्तों न्यू कार या यूज्ड कार। अगर यूज्ड कार है तो 5 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अमाउंट क्या है दोस्तों, अमाउंट है न्यू कार का 90% और ओल्ड कार का 75% तक दिया जाता है दोस्तों। मार्जिन, अब मार्जिन तो भी अलग अलग बैंकों में अलग अलग है दोस्तों। न्यू के लिए 10% और ओल्ड के लिए 25%। ये मार्जिन किस लिए दिया जाता है दोस्तों हमेशा, क्योंकि मार्जिन होता है जो बरोबर है उसका खुद का पैसा, तो अपना पैसा बचाने के लिए वो थोड़ा अच्छा केयर लेके गाड़ी चलाएगा, ये करेगी, इसलिए मार्जिन हमेशा लिया जाता है दोस्तों। सिक्योरिटी दोस्तों वही जो भी व्हीकल हमने दिया है उसको लोन पे, उसी का हाइपोथिकेशन कराते हैं आरटीओ ऑफिस में। डिस्पर्समेंट दोस्तों डायरेक्ट जो है जो डीलर है उसको बाई चेक या अकाउंट के थ्रू पे किया जाता है दोस्तों। उसके बाद आता है मोरेटोरियम। इस तरह के लोन में किसी तरह का मोरेटोरियम नहीं दिया जाता है दोस्तों। मोरेटोरियम केवल दिया जाता है एजुकेशन लोन में और होम लोन में। ठीक है दोस्तों, और कार लोन या पर्सनल लोन में कोई मोरेटोरियम नहीं दिया जाता। रीपेमेंट इशू वही है चार्जेस का लेके, तो बहुत सारे मतलब मैक्सिमम पीएसयू जो हैं प्री पेमेंट का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राइस
बैंक चार्ज 11% to 14% डिपेंडिंग ऑन द बैंक। प्रोसेसिंग चार्ज भी लिया जाता है दोस्तों इसमें, और ये प्रोसेसिंग चार्ज भी बहुत ज़्यादा नहीं होता दोस्तों, और ये भी बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बैंक 1% तक लेते हैं, कुछ 0.5 लेते हैं, कुछ 0.25 तक भी लेते हैं। इसके बाद आता है रिटेल प्रोडक्ट में तीसरा प्रोडक्ट है दोस्तों पर्सनल लोन का। तो अभी तक हमने देखा हाउसिंग लोन देखा दोस्तों, उसके बाद हाउस रिपेयर का देखा, उसके बाद हम लोगों ने व्हीकल लोन देखा। अब देखते हैं दोस्तों पर्सनल लोन। पर्सनल लोन आर बेसिकली अनसिक्योर इन नेचर एंड द बैक्ड बाय पर्सनल गारंटी ओनली, और उस आदमी की पर्सनल गारंटी लेके ये लोन दिए जाते हैं। क्रेडिट रिस्क आर डिक्लाइन, डेलिकेंसी रेट आर मोर इन दिस सेगमेंट। इसमें देखें दोस्तों, पहले हम लोग एक बार डिस्कस किए थे डेलिकेंसी क्या है, डिफ़ॉल्टर होने का रेट इस तरह के लोन में, पर्सनल लोन में कुछ ज़्यादा ही होता है। ठीक है दोस्तों। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, credit segment is down, private bank have become cautious and also due to southward movement in the demand side। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं पर्सनल लोन का। अब इसमें होता है दो तरह के लोन होते हैं दोस्तों पर्सनल लोन, एक बिग टिकट पर्सनल लोन और स्मॉल टिकट, मतलब बड़े लोन और छोटे लोन दोस्तों। बिग टिकट पर्सनल लोन आर लोन इन विच टिकट साइज अमाउंट ऑफ लोन, जिसको हम लोग तो कितना हो जाता है 50,000 से 1,25,000 तक दोस्तों, और स्मॉल टिकट जो है 50,000 से नीचे का होता है दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्या है, इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक सैलराइड क्लास एम्प्लॉयज टू गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, ये सारे लोग इसके एलिजिबल होते हैं दोस्तों। पर्पज क्या है, किसी भी पर्पज के लिए, व्यक्तिगत कारणों के लिए वो खरीद सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने। अमाउंट अप टू 5 लाख दे सकते हैं दोस्तों। सिक्योरिटी अनसिक्योर होता है दोस्तों। डिस्पर्समेंट जनरली डिस्पर्स इन वन गो, एक ही बार में डिस्पर्स कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद मोरेटोरियम, नो मोरेटोरियम, कोई मोरेटोरियम पीरियड नहीं होता। रीपेमेंट, पहले पेमेंट करने का आजकल कोई प्रीपेमेंट चार्ज नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा पर्सनल लोन। अब आता है दोस्तों एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन रिटेल का एक बहुत ही डिमांडिंग प्रोडक्ट है दोस्तों। इंडिया हैज़ गॉट बिगेस्ट एडवांटेज एज रिगार्ड टू पॉपुलेशन एंड, वही बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और तो पढ़ने वाले बच्चों की भी संख्या ज़्यादा है, और इनके लिए एजुकेशन लोन का भी डिमांड बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, स्टूडेंट स्टडिंग इन प्रोफेशनल अदर कॉलेज, जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये एजुकेशन लोन के लिए एलिजिबल होते हैं दोस्तों। हर बैंकों का अलग अलग एक पॉलिसी होता है एजुकेशन लोन के रिलेटेड, तो उसको फॉलो करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों एलिजिबिलिटी हो गया दोस्तों। अमाउंट ऑफ लोन, पर्पज, अप्रूवल, रिक्वायरमेंट ऑफ कॉलेज, सिक्योरिटी, प्रिस्क्रिप्शन, लोन टू बी गिवन जॉइंटली टू द स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जब भी एजुकेशन लोन हम देते हैं तो हमेशा जो उनके पेरेंट्स हैं, फादर या मदर जो भी अवेलेबल होंगे, उनको को बारोवर बनाया जाना चाहिए दोस्तों। पर्पज क्या होता है, परस्यूइंग प्रोफेशनल डिग्री, डिप्लोमा एंड अदर कोर्सेज, और ये दोनों जगह के लिए दिया जा सकता है दोस्तों। इन इंडिया में पढ़ने के लिए और अब्रोड, मतलब विदेशों में भी पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन दिया जा सकता है दोस्तों। अमाउंट है दोस्तों, अगर इनलैंड स्टडी है, मान लो इंडिया में है, तो अप टू 10 लाख तक लोन दिया जा सकता है दोस्तों।
और फॉरेन के लिए अप टू 20 लाख तक लोन दिया जा सकता है। इन केस अमाउंट रिक्वायर्ड इज मोर द सेम कैन बी कंसीडर्ड। अगर इनसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो बैंक के ऊपर है कि उसको किस ढंग से कंसीडर कर रहा है। जनरली वो ज़्यादा दे भी देते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है सिक्योरिटी। इसमें 4 लाख तक कोई सिक्योरिटी नहीं होती दोस्तों, और 4 लाख से 7.5 लाख तक पर्सनल गारंटी होती है दोस्तों। 2 आदमी की पर्सनल गारंटी ले ली जाती है। उसके बाद 7 लाख से ऊपर जो भी एजुकेशन लोन होंगे दोस्तों, उसका जो है सिक्योर्ड जो बाई टेंजिबल एसेट है, या मॉर्गेज करा लो, या एनएससी केवीपी का बीमा वगैरह जो इंश्योरेंस कराया है उसको लीन करा लेना चाहिए दोस्तों। ये इसकी सिक्योरिटी। आगे आता है दोस्तों डिस्पर्समेंट। तो ये डिस्पर्समेंट होता है दोस्तों उनके स्कूल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे सेमेस्टर वाइज फीस होता है तो सेमेस्टर वाइज, या ईयरली होता है दोस्तों तो ईयरली फीस के आधार पर इसका डिस्पर्समेंट किया जाता है दोस्तों। मोरेटोरियम होता है दोस्तों 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडीज़। मतलब जैसे कोई कोर्स कर रहे हो उसका ड्यूरेशन है 4 साल दोस्तों, तो 4 साल और प्लस आफ्टर कंप्लीशन 1 ईयर, मतलब टोटल 5 साल। मतलब 1 साल मोरेटोरियम दे दिया, 4-5 साल एजुकेशन पीरियड टाइम। तो दोस्तों एजुकेशन ख़त्म होने के एटलीस्ट 1 ईयर तक का उसको मोरेटोरियम देना चाहिए। प्री पेमेंट के लिए दोस्तों कोई चार्जेज नहीं है, अब सब धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद आता है रीपेमेंट पीरियड। तो इसको मैक्सिमम 60 मंथ में या 5 ईयर में इसका EMI के तौर पे इसको रीपेमेंट कराया जाता है दोस्तों। अब आता है दोस्तों प्रोसेसिंग ऑफ रिटेल लोन। जो रिटेल लोन है इसका प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है, तो दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखते हैं। द सक्सेस ऑफ रिटेल असेट एक्सपेंशन ऑफ बैंक डिपेंड ऑन द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द रिटेल लोन। ये देखा जाता है दोस्तों कि जो रिटेल असेट का एक्सपेंशन है वो देखा जाता है कि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड कितना है, रिटेल लोन को देने में आप कितना समय लगा रहे हैं। इसके आधार पे आपका रिटेल असेट का एक्सपेंशन होता है। ठीक है दोस्तों। बैंक अडॉप्ट डिफरेंट मॉडल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ रिटेल लोन। अलग अलग बैंकों में अलग अलग तरह के मॉडल यूज किए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ दिए गए हैं। पहला होता है स्टैंड अलोन मॉडल और दूसरा होता है सेंट्रलाइज मॉडल। ठीक है दोस्तों। तो जनरली जो PSUs हैं वो स्टैंड अलोन मेथड भी यूज़ करते हैं और सेंट्रलाइज मेथड भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो ज़्यादातर सेंट्रलाइज मॉडल की बात करते हैं दोस्तों लोग। अब स्टैंड अलोन मॉडल फॉर रिटेल लोन क्या है, एक बार पढ़ लिया जाए। स्टैंड अलोन मॉडल फॉर रिटेल लोन प्रोसेसिंग रेफर्स टू प्रोसेसिंग ऑफ रिटेल लोन इंडिपेंडेंटली। ठीक है दोस्तों। स्टैंड अलोन मतलब इंडिपेंडेंटली वो लोग प्रोसेसिंग करते हैं। कहाँ? ब्रांच लेवल पे। ठीक है दोस्तों। बेस्ड ऑन द डिस्क्रिपेंसी ऑफ पावर, जितना उनको पावर दिया गया रहेगा डिस्क्रिशनरी पावर, उसके आधार पर वो लोग इसका प्रोसेसिंग करते हैं दोस्तों। बैंक विल मार्केट द रिटेल लोन एंड प्रोसेस द सैंक्शन द लोन बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी ऑफ एप्लीकेटर। और किस आधार पर दिया जाएगा? उसकी जो एलिजिबिलिटी रहता है। जो ब्रांच हेड रहता है उसको पावर दिया रहता है दोस्तों कि 4 करोड़ ईयरली बांट सकते हो, 5 करोड़, 2 करोड़। वो किस तरह के BM है, किस स्केल के BM, उसके आधार पर ये डिपेंड करता है दोस्तों। उसके आगे देखते हैं। द वैल्यूएशन लीगल ओपिनियन आर ऑब्टेन्ड एट द ब्रांच लेवल थ्रू अप्रूव्ड पैनल वैल्यूअर एडवोकेट। इस तरह के लोन जो ब्रांच लेवल पे होते हैं दोस्तों, इनके ये सारी चीज़ें ली जाती हैं। लॉयर इफ प्रपोजल एक्सीड द डिस्केंसी लिमिट, अगर ये डिस्केंसी लिमिट से ज़्यादा जा रहा है तो इसको हम लोग रीजनल ऑफिस या सर्कल ऑफिस में रेफ़र करते हैं अप्रूवल के लिए। ठीक है दोस्तों। ये प्रोसेसिंग है रिटेल लोन का। उसके बाद आता है दोस्तों सेंट्रलाइज मॉडल
फॉर रिटेल लोन प्रोसेसिंग। सेंट्रलाइज मॉडल कैसे होता है? सेंट्रलाइज मॉडल फॉर रिटेल लोन प्रोसेसिंग रेफर्स टू प्रोसेसिंग ऑफ लोन एट सेंट्रलाइज, मतलब सेंट्रलाइज प्लेस पे उनके लोन की प्रोसेसिंग होती है। ब्रांच लेवल पे आप उनको लीड दे देंगे कस्टमर के, और सर्वे करके उनको जो भी गाइड करना है कर देंगे। उसके आधार पर उसका प्रोसेसिंग सेंट्रल ऑफिस के एक सेंट्रलाइज प्लेस बनाया जाता है, उसके आधार पे वहाँ होता है दोस्तों। बैंक अडॉप्ट डिफरेंट सेंट्रलाइज मॉडल फॉर प्रोसेसिंग द रिटेल लोन। अब सेंट्रलाइज मॉडल में भी कई तरह के मॉडल रहते हैं दोस्तों, उसके आधार पे लोग प्रोसेसिंग करते हैं। अब कुछ उसमें से नीचे दिए जा रहे हैं। रिटेल लोन फैक्ट्री, रिटेल लोन हब, ये नाम है दोस्तों। जो सेंट्रलाइज मॉडल होता है उनको अलग अलग बैंकों में अलग अलग तरह से नाम दिया गया है कि जो प्रोसेसिंग सेंटर है सेंट्रलाइज उसको क्या बोलते हैं। कुछ जगह रिटेल लोन फैक्ट्री बोलते हैं, कुछ जगह रिटेल लोन हब बोलते हैं, रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर बोलते हैं, रिटेल एसेट प्रोसेसिंग सेंटर बोलते हैं, और रिटेल लोन ब्रांचेस। ये सारी चीज़ें जो सेंट्रल प्रोसेसिंग है उसको कहा जा सकता है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों ब्रांचेस अटेंड टू द रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर एंड मार्केटिंग पर्सनल इन दीज सेंट्रल मार्केट वेरियस रिटेल एसेट प्रोडक्ट टू द टारगेट सेगमेंट। बिजनेस इज सोर्स्ड इन both the above way based on the customer database as well as market scenario and market intelligence। जो दोनों लोन प्रोसेसिंग टाइप हैं दोस्तों, स्टैंड अलोन एंड ये सेंट्रलाइज मॉडल, ये दोनों ही इफेक्टिव हैं दोस्तों, और अलग अलग जगह पे ये यूज किए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद होता है दोस्तों application and the required document are forwarded to the retail loan processing center। मतलब मैं पहले ही बताया कि पहले ब्रांच लेवल पर उसका सर्वे कर लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट कलेक्शन हो जाता है, उसके बाद उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर को। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वहाँ ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन द डिटेल फ्रॉम द ब्रांचेज, ये क्या क्या किया जाता है। प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन, डू द वेरिफिकेशन चेक्स, अराइव एट द क्रेडिट स्कोर। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी सीरियली। डू द वैल्यूएशन, जो हमारे पैनल वैल्यूअर होते हैं उनसे वैल्यूएशन कराना है। इनकम्बरेंट सर्टिफिकेट NEC निकालना है दोस्तों। उसके बाद लीगल ओपिनियन लेना है एडवोकेट से। ठीक है दोस्तों, इस तरह सीरियल से वो आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग लोन को डिस्पर्स कर देते हैं। फिर होता है दोस्तों रिलीज द लोन टू द बारोवर। सब चीज़ करने के बाद लोन रिलीज किया जाता है। उसके बाद का काम है दोस्तों वेरिफिकेशन ऑफ एंड यूज ऑफ बारोवर। जो पैसे आपने बारोवर को दिया है वो जिस पर्पज के लिए ले गया था वही चीज़ कर रहा है कि दूसरी चीज़ें कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये लास्ट है हमारा प्रोसेसिंग के लिए, मतलब इंड यूज कहाँ हो रहा है ये भी इंश्योर करना बैंक का ही काम होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। द प्रोसीजर फॉर सैंक्शन एंड डिस्बर्समेंट ऑफ लोन थ्रू रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर्स वेरीज अमंग बैंक, मतलब अलग अलग बैंकों में अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं स्टैंड अलोन मॉडल एंड सेंट्रलाइज मॉडल में क्या क्या डिफरेंसेज हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, और इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। अब देखें स्टैंड अलोन मॉडल में बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है कस्टमर के रिक्वायरमेंट की, क्योंकि जो ब्रांच के ऑफिसर्स होते हैं ये डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं जो एप्लीकेंट होता है, जबकि सेंट्रलाइज मॉडल में ऐसा नहीं है। वहाँ आप जो डॉक्यूमेंट भेज देंगे उसके आधार पे वो डिसाइड करते हैं कि आपका एप्लीकेंट कैसा है। इसमें नो स्टैंडर्डाइज अप्रोच, किसी तरह का अप्रोच की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट वो आ जाते हैं और बात करते हैं। और इसमें एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच की ज़रूरत होती है दोस्तों, किसमें, सेंट्रलाइज मॉडल में।
आगे देखते हैं, रिटेल लोन आर ओनली वन पार्ट ऑफ द मल्टीपल एक्टिविटीज़। ये जो है ब्रांच लेवल पे जो रिटेल लोन हो रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं ब्रांच में, और यह केवल एक पार्ट है। ब्रांच लेवल पे ये रिटेल लोन सभी कामों में से एक काम है रिटेल लोन देना, जबकि सेंट्रलाइज जो प्रोसेसिंग है वहाँ पे एक पर्टिकुलर यही काम होता है दोस्तों, रिटेल लोन का प्रोसेसिंग और सैंक्शनिंग। अगला होता है दोस्तों स्टैंड एलोन में, डिफरेंसेज इन क्वालिटी ऑफ अप्रेसल बेस्ड ऑन द ब्रांच एंड इट्स पर्सनल। ब्रांच के जो पर्सनल हैं उसके आधार पर जो अप्रेसल है वो किया जाता है दोस्तों। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ढंग से इसका अप्रेसल करते हैं, जबकि सेंट्रलाइज मॉडल में ऐसा नहीं। वहाँ एक सेंट्रलाइज यूनिफॉर्म मॉडल एक्टिविटीज़ के द्वारा ये अप्रेसल किया जाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों 5वां, प्रोसेसिंग टाइम में डिफर बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द ब्रांचेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द कस्टमर प्रपोजल। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है कि प्रोसेसिंग में टाइमिंग, प्रोसेसिंग करने में जो टाइमिंग लगता है प्रोसेस करने में, तो ये ब्रांच लेवल पे अलग अलग हो सकता है दोस्तों, रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रांच या रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर के आधार पर। जबकि सेंट्रलाइज प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, फिक्स्ड टर्न अराउंड टाइम में काम किया जाता है, और उसका टाइमिंग होता है भैया ये वाला प्रोडक्ट इतने दिन में सैंक्शन होना, डिस्पर्स होना, ये तो उसके आधार पे लोग काम करते हैं दोस्तों। अगला है कंप्लायंस ऑफ अप्रेसल नॉर्म्स में बी बायस्ड बेस्ड ऑन द कस्टमर प्रोफाइल। हाँ दोस्तों, तो ये क्या होता है, इसमें थोड़ा सा पक्षपात भी हो जाती है, बायस्ड हो जाता है, क्योंकि कस्टमर का प्रोफाइल अगर ज़्यादा हावी है या दबंग टाइप का है तो उस ढंग से इसमें थोड़ा सा उसके दया मिलजुल के रहता होगा। लेकिन सेंट्रलाइज में ऐसा नहीं होता दोस्तों, वहाँ यूनिफॉर्म एंड इम्पर्सनल अप्रेसल स्टैंडर्ड होता है। वहाँ तो कोई जाता नहीं, आपको डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, तो उसके आधार पर वो लोग अपना अप्रेसल करते हैं दोस्तों। डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड में नॉट भी यूनिफॉर्म। डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड, जो डॉक्यूमेंटेशन है दोस्तों, हर ब्रांचेज में अलग अलग तरह से काम हो रहा है, यूनिफॉर्म होता है लेकिन उस ढंग से नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग पूरा डॉक्यूमेंट भर देते हैं, कुछ आधा भरते हैं, कुछ लोग कुछ डॉक्यूमेंट लेते भी नहीं, कुछ लोग एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। इस आधार पर इनका डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा अलग अलग हो जाता है, जबकि सेंट्रलाइज मॉडल में ऐसा नहीं होता दोस्तों। वहाँ पे जो भी होगा एक यूनिफॉर्म रूल फॉलो किया जाता है दोस्तों। इन सब के आधार पे दोस्तों हम लोग ने देखा कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिटेल प्रोडक्ट हैं दोस्तों जी, और उनके प्रोसेसिंग के दो तरह से प्रोसेसिंग की जा रही है, एक तो स्टैंड एलोन और एक सेंट्रलाइज, और इन दोनों में हम लोगों ने कंपैरिजन भी देखा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें दोस्तों। थैंक यू।